हाँ जी बच्चे, जल्दी से खोल लीजिए कॉपी और किताबें क्योंकि अब शुरू हो चुका है स्टडी आप विद पैशन। बच्चों, हम अपनी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट 2 सीरीज में आज बात करेंगे मेंडलीफ के कंट्रीब्यूशन की। मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि जो मेन क्रेडिट है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वो कहीं ना कहीं मेंडलीफ को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें एक वो स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया था जिसके बेस पर आगे चलकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। स्टार्ट करते हैं मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डेमेट्री इवानोविच मेंडलीव। और अब देखते हैं मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था। क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव: फर्स्ट, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। प्रीवियस अटेम्प्ट की तरह मेंडलीव ने भी अपने ऑर्डर को जो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही रखा था। जैसे हमने देखा था कि डेबोनियर ट्रायड जो या न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, उनका बेस भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही था और मेंडलीव का भी बेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही था। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर। तो जो एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। पॉइंट नंबर 3 और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था मेंडलीव के प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेंडलीव ने अपना ज़्यादा ध्यान रखा था इस पॉइंट के ऊपर कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic property of an element for its classification. इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए मेंडलीव ने फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स को एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया था जिसके बेस पर उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। ये था क्राइटेरिया जो उसने यूज किया। अब देख, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब हम बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बारे में। अभी हमने देखा कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिसिटी नजर आती है। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटिशन, यानी फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट में की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टीज जो एथ एलिमेंट आएगा उसकी भी प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो वो पीरियोडिसिटी है यानी रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये कब है? जब व्हेन दे आर अरेंज्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, यानी जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स हैव द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. His table contain vertical column called groups and horizontal rows called periods. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है यानी इस तरीके के जो कॉलम है उन्हें कहते हैं ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें कहते हैं पीरियड्स। तो 6 पीरियड्स हैं और 8 हॉरिजॉन्टल रोज हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब देखते हैं मेंडलीव की क्या बेसिक अचीवमेंट्स रही हैं। फर्स्ट है गैप्स आर प्रोवाइडेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स प्रोवाइड कराए थे ताकि जो अननोन एलिमेंट्स हैं उस वक्त और जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो जब वो डिस्कवर हो तो उनकी नेबरिंग एलिमेंट्स से उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके और जिनसे वो हाईली रिजेंबल प्रॉपर्टी रखते हैं उनके साथ जो ऑलरेडी मेंडलीव ने गैप्स दिए थे उसमें उनको फिट किया जा सके। गैप्स आर प्रोवाइडेड। Mendeleev predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. He left gaps in the table for these undiscovered elements. He discovered the properties of such elements with the help of neighboring elements. तो इन अननोन प्रॉपर्टीज के बारे में भी मेंडलीव ने बात की है और ये जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पर बेस करती थी। मेंडलीव ने गैप्स प्रोवाइड कराए थे अपनी टेबल में उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए और इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की फ्यूचर प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसके बारे में भी मेंडलीव ने एक्सप्लेन किया था अपनी टेबल में। उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जो फ्यूचर में प्रोडक्ट होती उनके लिए स्पेस प्रोवाइड कराया था। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सच एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग एलिमेंट्स। तो उनके जो नेबरिंग एलिमेंट्स थे उनके बेस पर मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। अब देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज को मेंडलीव ने इस तरीके से प्रिडिक्ट किया था और कौन से एलिमेंट्स थे
जो बाद में फ्यूचर में डिस्कवर हुए। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम एटसेट्रा हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद सो फार स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, नियॉन, हीलियम, आर्गन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में उन्हें इजिली फिट किया जा सका। Point number 2, when inert gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. बच्चों, मेंडली पीरियोडिक टेबल बनने के बहुत बाद जाके इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई थी। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनर्ट गैसेस इतनी लेट डिस्कवर क्यों हुई? इसका कारण ये है कि इनर्ट गैसेस बहुत केमिकली इनरिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। दूसरा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होती है, इसलिए ये बहुत लेट डिस्कवर हुई। बट क्योंकि मेंडलीफ ने ऑलरेडी अपनी टेबल में बहुत इनके लिए गैप्स प्रोवाइड कराए थे, इसलिए जब ये बाद में डिस्कवर हुई तो ईजिली उनको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में फिट किया जा सका। ये तो था मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेंडलीफ की ये जो पीरियोडिक लॉ था ये सक्सेसफुल नहीं रहा, हालांकि इसने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए एक बेस जरूर दिया था। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस के बारे में सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल, ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मेंडलीफ ने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ असेंबल करना चाहिए या नॉन मेटल के साथ। ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स की तरह सल्फर या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, तो क्या वो मेटल है? अब वहीं अगर हम देखें तो वो नॉन मेटल की तरह कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है, तो क्या वो नॉन मेटल है? बट क्योंकि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये उसकी एक सबसे बड़ी एनोमली, ड्रॉबैक या लिमिटेशन कही जा सकती। नाउ कम पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हम क्लोरीन का देख लें तो क्लोरीन 35 हो गया, क्लोरीन 37 हो गया। इनके एटॉमिक मास तो 35 और 37 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है। अब क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बेस है एटॉमिक मासेस पर, तो ऑब्वियसली क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के प्लेस डिफरेंट प्लेसेस पर होंगे, बट हैं तो ये एक ही एलिमेंट के। तो अब इनकी पोजीशन को किस तरीके से रखा जाएगा, इसको मेंडलीफ ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोजेस्ड अ ग्रेट चैलेंज टू मेंडलीफ पीरियोडिक law. Last point, reduction of other elements. As atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं होते, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या फ्यूचर में और भी कोई एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो सकता है या नहीं, और अगर डिस्कवर हो सके तो वो कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के लिमिटेशंस के। पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड पॉइंट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, थर्ड पॉइंट प्रिडिक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। बच्चे, इसके साथ हमारा मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, बट रुकिए, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और साथ ही बात करते हैं कि ये जो आपको मैंने आंसर दिया ये एक्सटेंडेड आंसर है आपके पास मेंडलीफ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसको प्रिपेयर करने के बाद इस टॉपिक के लिए तो आपको किसी और बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस आंसर को बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने लिए। और अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। पेज 85 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज 85 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यूज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। सो बच्चे, हमें ये एलिमेंट्स दिए हैं जिनके फॉर्मूलाज हमें बनाने हैं ऑक्साइड्स के साथ यूजिंग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर मैं आपको दे रही हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आंसर को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। सो आंसर है potassium, carbon, aluminium, silicon and barium belong to 1A, 4A, 3A, 4A and 2A। ये 1A, 4A, 3A, 4A एक्चुअली में ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की पोजीशन है। सो potassium, carbon, aluminium, silicon and barium belongs to 1A, 4A, 3A, 4A and 2A groups of meldeleev periodic table. Hence, valency of potassium, carbon, aluminium, silicon and barium are 1, 4, 3, 4 and 2. देखो 1A तो वैलेंसी 1, 4A तो वैलेंसी 4, 3A तो वैलेंसी 3, 4A तो वैलेंसी 4, 2A तो वैलेंसी 2.
सो अब आपके पास क्योंकि इनकी वैलेंसी अवेलेबल है तो हम इजीली इनके साथ ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि मैंडलिफ ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में जब आप ऊपर देखेंगे तो जहां पर इसके ग्रुप्स लिखे हुए हैं ना, वहां पर ऑक्साइड्स के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, और वो फार्मूलाज हैं R2O, RO2, R2O3, RO2 एंड RO। सो बस सिंपली आपको R बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के साथ के लिए जिसके लिए हमने ये ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बनाना है। R को हटा के हमने K लगा दिया तो K2O फार्मूला रेडी हो गया। इसी तरह C, इस RO2 में R की जगह C लगा देंगे तो CO2 बन गया। एल्यूमिनियम के लिए R हटा के Al2O3 बन जाएगा। सिलिकॉन है तो ये वाला R हटा दिया तो SiO2 बन गया। बेरियम हमें दिया हुआ है, ये वाला R हटा दिया तो BaO बन गया। सो ये हमारे ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज रेडी है। नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में सीखा क्या क्या है। हमने बात की मेंडलीफ के क्राइटेरिया जो उसने यूज़ किया था, उसने एलिमेंट को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर, और बेसिकली उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलेज को बेस बनाया है अपनी पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद हमने बात की है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीफ के टेबल के अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 6 पीरियड्स हैं और 8 इसके ग्रुप्स हैं। उसके बाद अचीवमेंट की बात की कि मेंडलीफ ने ऑलरेडी अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप्स प्रोवाइड किए थे कि जो देन अननोन एलिमेंट्स और फ्यूचर में जब वो डिस्कवर होंगे तो इजीली उसे मेंडलीफ के टेबल में प्लेस मिल सके। इसके लिए एग्जाम्पल थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा, जो बाद में डिस्कवर हुए लेकिन इजीली इस टेबल में प्लेस कर दिए गए। इनर्ट गैस की हमने देखा था कि इनर्ट गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है और साथ ही काफ़ी अनरिएक्टिव है, लेकिन उसके बाद इसको जब ये डिस्कवर हुई तो इजीली मेंडलीफ टेबल में इसको प्लेस किया जा सका। उसके बाद हमने बात की लिमिटेशंस की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के लिए खुद में ही एक चैलेंज बन गए और इस वजह से ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा, बट हाँ इसने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हमें एक बेस जरूर दिया था। और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड आंसर किया है अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 85 पार्ट नंबर 1 का। और बाकी 3 क्वेश्चन है बच्चे, बिसाइड गैलियम व्हिच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल, ऑलरेडी आपके इस नोट्स में आ चुका है। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, हमने इस नोट्स में कर लिया है। एंड व्हाई डू यू थिंक द नोबेल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का हमारा आज की इस वीडियो। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल नहीं भूलना है lots of thumbs up, share and subscribe. So next वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मिलेंगे, तब तक गॉड ब्लेस।